हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपीएससी के यूट्यूब के इस यूथकर्स के चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए इस 150 दिनों के दौरान। जी हाँ, हमारे पास अब केवल और केवल 5 महीनों का समय बचा है, तो उसमें कौन सी गलतियाँ करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और इस 5 महीनों में हमें किस किस प्रकार की रणनीति का फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए एक बार जानते हैं। सबसे पहले बात, आपके डेस्क पर अब होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसे देखते हैं। जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आपके डेस्क पर होना चाहिए यूपीएससी का सिलेबस। जी, सिलेबस की बात मैं इसलिए कर रहा क्योंकि आपको अब, अगर आपने सिलेबस पहले देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको एक बार सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेनी चाहिए कि इनमें कौन कौन से टॉपिक कब कब पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपको मैं ये कहना चाह रहा कि जो यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आपको नॉलेज एक बार फिर से होनी चाहिए कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में प्री में क्या है और आपके मेंस में क्या है। ध्यान दीजिएगा, कई बार कुछ चीज़ें मेंस की होती है और हम उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है। तो अब दूसरी की बात करें आपके नोट्स। ये नोट्स आपके बनाए हुए हो सकते हैं या किसी कोचिंग संस्थान के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं और उसे शॉर्ट नोट्स में भी तैयार किया है तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके पास नोट्स के अलावा शॉर्ट नोट्स हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी की बात करें, तीसरा भाई सिलेबस होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्री और मेंस के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी जानकारी चाहिए। तीसरा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के भी नोट्स अगर आपने बनाए हैं अच्छी बात है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं अच्छी बात है, और नहीं बनाए हैं तो अब क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। जी, और आखिरी अगर हम बात करें चौथी की, तो आपके पास PYQ होने ही चाहिए। अब ये PYQ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आखिरी इन 150 दिनों के अंदर में आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए आपके डेस्क पर। करंट की बात करें, चाहे तो आप इसको बोल सकते हो कि आपके नोट्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैगजीन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब वो मैगजीन कौन सी होनी चाहिए, क्या हर मंथ की होनी चाहिए या ईयर के होने चाहिए, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा। PYQ क्वेश्चंस किस तरीके के होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं सबसे पहली बात तो आपको बताता हूँ कि अब इन 150 दिनों के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू और डोंट। करना है और नहीं करना है। सबसे पहली बात तो अब आपको क्या करना बच्चे, रिवीजन बहुत जरूरी है। यानी कि अपने नोट्स को रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर शॉर्ट नोट हो तो अच्छी बात है। दूसरा, जो करंट है, करंट अफेयर को साथ लेकर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कब कब करना है कब कब नहीं करना वो आपको मैं बताता हूं। अब करंट अफेयर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर किस में हो सकती है सर। करंट अफेयर की अगर आप बात करो भाई, साइंस एंड टेक की बात करें वो पूरी तरीके से करंट अफेयर पे बेस्ड है। दूसरा, इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमिक्स भी पूरी तरीके से बेस्ड है। और इन्वायरमेंट, अब जो इन्वायरमेंट है ये आप करंट अफेयर के साथ इसको आप क्या करोगे, मतलब
साथ साथ लेके पढ़ोगे। दूसरी बात, अच्छा जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि इसी को फॉलो करना, आपकी भी कुछ अलग रणनीति होगी अपने एग्ज़ाम को लेकर के। आपकी रणनीति क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि इन 150 दिनों के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। हम आगे इसे और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम देखते हैं कि करना क्या और क्या नहीं करना। अब अगर देखो अपने नोट्स को रिवाइज करना है, कोशिश ये करनी है कि अगर शॉर्ट नोट आपने बनाए हैं, आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, शॉर्ट नोट ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाए तो मार्केट में बहुत सारे लोगों के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान के आप ले सकते हो। हालांकि अगर आपने कक्षा कार्यक्रम के दौरान अगर आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो सबसे अच्छी बात है। और एक सबसे बड़ी बात कि अब आपको इस दौरान जो है बच्चे PYQ क्वेश्चंस करने हैं। PYQ क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। अगर आपके पास किसी भी चैनल का, किसी भी संस्थान का अगर आपके पास क्रैश कोर्स है, क्या है, क्रैश कोर्स है तो आप क्रैश कोर्स यूज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको शॉर्ट टर्म में, जैसे हमारे उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष क्लासेस हर बार रिवीजन क्लासेस भी लॉन्च करता है। अगर आपने अभी तक वो लिया नहीं है तो आप उसे ले सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्रैश कोर्स क्या करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, अगर आपके पास कोई रिवीजन क्लासेस नहीं है तो हमारे अभी जो न्यू ईयर का सेल चल रहा है, आप उसमें मिनिमम फीस में क्या कर सकते हो, आप चाहो तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो यूपीएससी की। क्रैश कोर्स की बात करें तो आप वो भी ले सकते हो। इसके बारे में जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब क्या नहीं करना है बच्चे, अब ध्यान रखेंगे, अब कोई भी नए नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई भी नए नोट्स नहीं बनाने हैं। समझ में आ रहा है क्या करना, कहीं भी नए नोट्स नहीं बनाने हैं। जिस सब्जेक्ट पे आपकी ज़्यादा कमांड नहीं है उसे फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, कोई भी नए नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरा, हर महीने की करंट अफेयर, हर महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। समझना मेरी बात, इसके भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप हर महीने के करंट अफेयर को देखोगे जनवरी फरवरी, तो आपके पास जो आपके जो नोट्स हैं उस पर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे हर महीने के करंट्स को देखना थोड़ी सी बेवकूफ़ी भरा काम हो सकता है। तो करना क्या है सर कि करंट अफेयर साथ लेके चले, साइंस वाले लेकर के ध्यान रखना। तो फिर करना क्या, आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि करंट अफेयर जो होंगी वो जो मार्केट में जो ईयरली आती है करंट अफेयर्स, ठीक है, जो मार्केट में ईयरली करंट अफेयर्स आती है ना, भारत ले सकते हो 2025, ठीक है, या फिर जो भी एक साल के नोट्स अगर होंगे आपके पास या फिर एक साल का बंच किया हुआ करंट अफेयर होगा तो आप कर सकते हो। दूसरा क्या नहीं करना भाई, सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखना, इन पढ़ाई के अलावा आपको बीमार नहीं पड़ना बच्चे, बीमार नहीं पड़ना है। ठीक है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वार्म रखें। ठीक है, कान और क्या बोलते हैं इसको, बाकी अंगों को ढके रखें। सर्दी लग गई तो अगर एक दिन में अगर आप बीमार हो गए, 2-3 दिन में बीमार हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई कोई भी नए नोट्स नहीं बनाने हैं, हर महीने के करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना, देखो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, वो तब होता है जब आपके पास साल भर का समय हो। हमारे पास मात्र 5 महीने का समय है। अगर आप 5 महीने में केवल एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, नहीं पढ़ना है। अब
अब इन 5 महीनों के दौरान, इन 5 महीनों के दौरान एनसीईआरटी जरूरी है लेकिन अभी नहीं पढ़ सकते। अब आप क्या कर सकते हो, इन 5 महीने में मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी सी आपको स्लो करनी चाहिए। हाँ, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेनिफिट हो सकता है तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत कर देनी चाहिए। ठीक है, मेंस पर फोकस नहीं करना, ध्यान रखिएगा, मेंस पर फोकस नहीं करना, मेंस पर फोकस नहीं करना। तो अब समझ में आ गया करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो भाई डू का मतलब करना है, डॉन का मतलब नहीं करना है। अपने नोट्स को रिवाइज करना है, करंट अफेयर साथ लेके चलना है, ध्यान रखिएगा। साइंस, इको और इन्वायरमेंट में तो बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स अगर हो तो वो बेहतर है। पीवाईक्यू लगाने हैं। और क्रैश कोर्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो ये करना है, करना नहीं है कौन सा, कोई भी नए नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, हर महीने के करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, बीमार नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लाइन पे ध्यान रखिएगा। टाइम कम है, बीमार नहीं पढ़ना, कुछ बाहर का नहीं खाना, ठंड से बचना है। दूसरा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। और अब इन 5 महीनों के दौरान, मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी क्या नहीं करना, इस 5 महीने के दौरान नहीं पढ़ना, मेंस पर फोकस नहीं करना है। सो बच्चे, ये तो चाह करना क्या है और करना क्या नहीं। लेकिन अब बात करते हैं सर, इन 5 महीने के दौरान हम क्या क्या चीज़ों को हम थोड़ा सा बांट सकते हैं। तो चलिए आइए एक बार इस 5 महीने के दौरान हम इन 5 महीने को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इन 5 मंथ को, 5 मंथ को हम इस 5 मंथ को डिवाइड करते हैं बच्चे किसमें, पार्ट में। ठीक है, तो इस 5 मंथ को हम पार्ट करते हैं पार्ट 1, 2 को डिवाइड कर लेते हैं पार्ट 2, तीसरा है पार्ट 3। ध्यान दीजिएगा, इस 5 मंथ की अगर हम बात करें तो इस 5 मंथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इस 5 मंथ में डेज कितने आपको अच्छे तरीके से पता किया। अब इस 5 मंथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस 5 मंथ को, भाई पार्ट 1 की बात करें, आप बोल सकते हो कि अब इस पार्ट 1 को हम रखेंगे जैन और फेब। तो जैन और फेब। पार्ट 2 की बात करें, मार्च, अप्रैल, और ये जो पार्ट 3 है वो है मई। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास पार्ट 1 में टाइम कितना है एक बार देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें पार्ट 1 में, तो जैन और फेब को मिला करके हमारे पास अप्रॉक्स हो जाएंगे 60 डेज। और मार्च और अप्रैल की बात करें, इसको मिला के हो जाएंगे हमारे पास अप्रॉक्स 60 डेज। और मई में है 30 डेज, बट क्योंकि एग्जाम है तो हम इसको 25 ही मानते हैं, 25 डेज। अब देखो करना क्या है, समझिएगा। सबसे पहली बात तो जैन से लेकर के फेब के बीच में जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं। अब मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है सर। अब मेजर सब्जेक्ट में आप बोल दो, जैसे कि इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र बोल सकते हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी बोल सकते हो, ज्योग्राफी। उसके बाद ले लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अब देखो यहाँ पे 60 डेज की बात करें तो इस 60 डेज में जो नोट्स आपको रिवाइज कर, नया नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया पढ़ने का टाइम अब नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इस 60 डेज के अंदर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, समझे। अब इसको आप 15 डेज भी लोगे तो मामला चल जाएगा। समझो मेरी बात को। 15 डेज की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम राज्य व्यवस्था की बात करें, इतिहास थोड़ा बड़ा है, आप इसको 20 दिन लेके चल सकते हो। अब जो राज्य व्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात करें तो भाई आप इसको क्या कर लो, 15 दिन लेके चलो, 30 दिन लेके चलो। ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप 15 डे ले सकते हो। अब बचा आपके पास कितना भाई, 30 40 50 60 तो सर यही हो गया। अब इसको कैसे करें, तो आप एक काम करो,
यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कम कर लो, हम इसको 15-15 दिन पे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 15-15 दिन पे लेते हैं, 15-15 डेज पे ले लो। अब मैंने 15-15 डेज में ऐसा किया है कि अगर आप करोगे तो भी ज़्यादा हो जाएंगे, समझना मेरी बात को। लेकिन कुछ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लो कि अगर हम 60 डेज की बात करें, लेकिन सर यहाँ तो आपके 30 मिला के यहाँ पे 30 हो गए, ठीक है 30 हो गए, अब यहाँ पे मिला के 30 डे हो गए। अब बच्चा जो ये वाला सेगमेंट जो बचा है 15 डे, ये क्या करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आर्ट्स के बच्चे के लिए साइंस थोड़ी सी टफ होती है और साइंस वाले के लिए जो है आर्ट्स वाला सेगमेंट आपका स्ट्रांग होता है। अब इन दौरान क्या होगा कि आप में से जैसे मान लो किसी का इतिहास ही है तो इतिहास में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतिहास में हो सकता है कि 10 दिन में आपका काम बन जाए, हो सकता है किसी की राज्य व्यवस्था है तो राज्य व्यवस्था में आपको 15 दिन नहीं चाहिए, हो सकता है कि आप 10 दिन में इसको कवर कर लो, 8 दिन में कवर कर लो, समझेगा मेरी बात को। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो हो सकता है इकोनॉमिक्स वाले के लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल कप ऑफ टी हो, तो ये हो सकता है आप सभी के साथ। तो अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है 60, 70, 75 दिन का है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने 15-15 डे डिवाइस किया है, ये आपको डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट में आपको 10 दिन देना है, किस सब्जेक्ट में आपको 8 दिन देना है, किस सब्जेक्ट में आपको 5 ही दिन देना है। ऐसा भी तो हो सकता है। देखो साइंस एंड टेक की बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिकली करंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, करंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखा होगा भाई जो बायोलॉजी वाला सेगमेंट है, अब वो क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है। हाँ 2-4 क्वेश्चन अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो करंट से लीड करके पूछ रहा है। तो आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है वो करंट से लीड कर रहा है, तो वहां पे आप इसको कम दे सकते हो। आप जैसे 10 दिन है, यहाँ पे इसको 10 दिन ना दे करके आप 15 दिन ना दे के कितना भी करो, आप इसको क्या करो दे सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब बच्चा देखो यहाँ पे पार्ट 2 वाला सेगमेंट ध्यान रखेगा। पार्ट 2 में क्या करना है बच्चे, पार्ट 2 में अभी कुछ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे नहीं रखे। अब यहाँ पे 60 दिन बचे, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, जैसे 60 दिन मान लीजिए इधर है, अगर आपको 10 दिन कम पड़ रहे हैं तो आप 10 दिन इसमें से ले सकते हो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने बताया वही करना है, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, या आपका कौन सा सेगमेंट स्ट्रांग है, तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये जो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जो टाइम बचा है ना बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है किस पर, पर्यावरण पे, यानी कि इन्वायरमेंट पे। अब देखो पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, क्योंकि यूपीएससी की बात करें तो आपको पता है फॉरेस्ट वाले भी एग्जाम देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि फॉरेस्ट वाला सेगमेंट, यहाँ वाला सेगमेंट आपका थोड़ा सा कवर होगा कहाँ पर, ज्योग्राफी में भी। भाई अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इसको भी कवर कर सकते हो, और अगर साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो कुछ कवर यहाँ भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इससे टाइम देना है। दूसरा, बजट अच्छे तरीके से एक बात देखिएगा। जो अगर बजट की बात करें, बजट आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा इन 60 के दौरान। अब जो है भाई, अगर मान लीजिए कि पर्यावरण और बजट में आपका जा करके कितना मिल गया, सर आप बोलिए कि भाई पर्यावरण और बजट में मान लो अगर 10-10, 15-15 दिन भी दोगे तो मान लो 20 दिन अगर आपने यहाँ दे दिया तो ये अच्छी बात है, 20 से 25 दिन भी हो सकता है। अब ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहीं पर क्या करना है, आपके पास किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट के अगर क्रैश कोर्स हो तो आप उस क्रैश कोर्स को इसी दौरान निपटाओगे। दूसरा, ये सेगमेंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो PYQ जो क्वेश्चन है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको देखोगे। समझना मेरी बात को। तो जो मेन सेगमेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो पार्ट 2 में पर्यावरण हो गया, बजट हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, और जो PYQ क्वेश्चन। अब भाई जब भी मैं PYQ क्वेश्चंस की बात करता हूं तो PYQ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो आपके पास कम से कम 20,000 क्वेश्चन का संग्रह होना चाहिए। कम से कम कितने क्वेश्चन? 20,000 क्वेश्चन। इतने का तो आपको आपके टंग पे होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। PYQ क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, या तो अच्छा PYQ क्वेश्चन कर लो या फिर MCQ कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं MCQ, ये आप यहां पे कर सकते हो। तो यहां पे देखा आपने 60 दिन की यहां पे तो मामला चला गया। अब बचा हमारे पास पार्ट 3। ये पार्ट जो है ये नर्वसनेस का पार्ट है।
इस पार्ट में आपको नींद नहीं आएगी, हो सकता है कि यहाँ पे आपको घबराहट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस पार्ट को आप सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखोगे। वो क्या होगा कि अभी तक आपने जो भी नोट्स बनाए हैं बच्चे, यहाँ पे अपने नोट्स हैं, उस नोट्स को तो पूरा रिवाइज करना है। मतलब इसमें तो है ही नहीं, जो भी नोट्स आपके हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखना है, फटाफट 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 देखना है। दूसरा, अगर मैं पार्ट 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पर केवल आपको दिन भर बैठ के क्या करने हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं। देखो, मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं, मैं YouTube पर जो शॉर्ट्स होते हैं उसको देखने की बात नहीं कर रहा। और दूसरा, यहां पे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज होगी बच्चे, जो भी हो आपके पास, ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास जितने टेस्ट सीरीज हो आप उसको सब लगा डालोगे। ध्यान रखिएगा, PYQ क्वेश्चन और MCQ आपके पास ऑलरेडी होंगे जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। दूसरा, आपको अपने शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं उठते बैठते। अब रही बात कि सर ये जो टाइम है हम कितने घंटे इसमें दे सकते हैं, तो देखो घंटे के ऊपर तो भाई आप सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम है। अब हालांकि कम भी टाइम बोल सकते हो, ज़्यादा भी, 5 महीने कम भी नहीं होते तो 5 महीने ज़्यादा भी नहीं होते। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आज से जो शुरुआत करेगा वो प्रिलिम्स निकालेगा, नहीं। ये समय उसी के लिए है जिन्होंने 5 से 6 महीने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, 1 साल से पढ़ रहे हैं, ये उसके लिए जो मैंने रणनीति बताई वो है। अब यहाँ पे आप टाइम कितना दे सकते हो, अगर आप अपने आप को टाइम दे सकते हो, कितने घंटे इस 5 मंथ में रोजाना की बात करें तो आप आराम से 8 से 10 घंटे भी अगर आपने दे दिए, देखो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना। अगर आप पार्ट 1 की बात करो तो आप इसको 8 घंटा मिनिमम दो, 8 आवर जो है आप इस पार्ट को प्रॉपर तरीके से दो। पार्ट 2 को बोल सकते हो क्या करने के लिए, नहीं तो इसको बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि वो आगे कम कर देंगे, ठीक है। पार्ट 1 की बात करें आप 8 से 10 घंटे बोल सकते हो, यहाँ पे एक ही तो 8 से 10 घंटे बोल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा 10 से 12 घंटा बढ़ सकते हो। पार्ट 3 में थोड़ा सा टाइम क्या करना, मतलब सोने के लिए प्रॉपर टाइम निकालना, क्योंकि इस टाइम क्या होगा, नींद वैसे भी नहीं आने वाली है, ठीक है। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा सोने के लिए। आप 8 घंटे भी अगर यहाँ पे स्टडी करते हो प्रॉपर तो भी मामला चल जाएगा। तो 8 से 10 घंटा यहाँ पे, 10 से 12 घंटा यहाँ पे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो। सो ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका हो सकता है इस 5 महीने में आप स्टडी करके। सो इस 5 महीने में जो मैंने आपको बताया ये किस तरीके से कारगर है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से चीज़ें अच्छी हो पाएगी? हो सकता है कि कुछ रणनीति आपने भी बनाई हो, ध्यान दीजिएगा। आप भी यूट्यूब के इस कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करना, और या जो मेरे द्वारा जो बताए गए ये जो तरीका है वो कैसा लगा वो भी करना। सो कुछ चीज़ें जो हमारे UPPSS में कुछ आगामी बैच है बच्चे, मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो नया साल आने वाला है, मेरी तरफ से आप सभी को आगामी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस नए साल में आप अपने उस मुकाम को हासिल कर लो जो अभी तक आप सोच रहे थे। सो बच्चे, अगर आप भी हमारे उत्कर्ष के टीम से जुड़ना चाहते हो, और ये एक ऐसा मौका है जहां आप अपने पॉकेट पर भी कम लोड डाल सकते हो। जी हाँ, क्योंकि न्यू ईयर है और हर बार हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं बच्चे। तो इस नए ईयर के ऑफर के दौरान जो है 28 दिसंबर से 30 जनवरी तक ही ऑफर रहेगा, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। क्या क्या कुछ मिलने वाला है इसमें तो मैं आपको बता दूं, अप टू 90% तक का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, प्राइम कोर्स पे एक्स्ट्रा 10% मिल सकता है, बट इसमें आपको प्राइम कूपन कोड लगाना पड़ेगा जी। और अगर आप किसी ऑलरेडी कोर्स में इनरोल हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने इस कोर्स की वरीयता को बढ़ा सकते हो एक्स्ट्रा 10%, ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहो तो। नेक्स्ट बात करते हैं UPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए। जी, मैं बात कर रहा था कि आखिरी 150 दिनों में क्या क्या होने चाहिए। तो बच्चे, ये जो संघर्ष बैच है, जी देखिए, हाँ लीजिएगा, जितनी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसमें क्रैश कोर्स के बारे में बताया, जो रिवीजन के बारे में बताया। अगर आपने अभी तक कोई भी बैचेस ज्वाइन नहीं किया तो आप ये बैच क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम फी में ये है लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 15,000, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 6 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर अभी आप इसे 6 जनवरी से इनरोल करते हो तो आपको केवल 4,000 रुपये में ये UPSC प्रीलिम्स के लिए आपको बैच मिल सकता है। अगले बैच की बात करें, या इस बैच की विशेषता क्या है, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। कक्षा की अवधि जो है 5 से 6 मंथ जो मैंने बोला था वो है। फुल लेंथ टेस्ट है इसमें, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है इसमें।
400 प्लस घंटों का कक्षा कार्यक्रम है, मासिक करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर मासिक टेस्ट है और क्लासरूम भी है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी जो समय बचे हैं उसके करंट अफेयर की बात कर रहा, अदरवाइज जो ईयरली करंट अफेयर है आपको उसको भी अच्छे तरीके से देखना है जी। नेक्स्ट बात करें यूपीएससी फाउंडेशन बैच है 2025। ये फाउंडेशन बैच है बच्चे, इसको आरंभ बैच कहते हैं, जो स्टार्ट करने चाह रहे हैं। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ओरिजिनल प्राइस 30,000 रुपये है, लेकिन इसकी ऑफर प्राइस जो है वो 6,500 है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि इसमें प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ कराएंगे। दूसरा बैच, इसमें इस बैच की खास बात क्या है बच्चे, इसमें 1500 प्लस घंटों का क्लासेस मिलने वाला है आपको, साप्ताहिक और मासिक टेस्ट मिलेगा, निबंध और उत्तर लेखन पर विशेष सत्र होगा, यानी कि जो निबंध है ऐसे है और आप जो आंसर राइटिंग पर आप ध्यान नहीं दे पाते, इस बैच में हम आपको आंसर राइटिंग पर फोकस कराएंगे। दूसरा करंट अफेयर, मासिक करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, बात एक ही है, निबंध और उत्तर लेखन चलेगा, और अक्स डाउट और क्रिएट टेस्ट 3 अ डे आप कर सकते हो। दूसरा अगला बैच है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर हम चाहते हैं कि साथ साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चलती रहे और यूपी पीसीएस की भी चलती रहे। ये एक स्मार्ट तरीका है, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करोगे तो पीसीएस हो जाएगा और पीसीएस की प्रिपरेशन करोगे तो आईएएस हो जाएगा। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है, दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, दोनों अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस पूछती है। तो इस बैच का नाम है बेटा फाउंडेशन बैच, और ये जो यूपीएससी है, ठीक है, इसके साथ यूपी पीसीएस भी है, बीपीएससी भी है, आरएएस भी है और एमपी पीसीएस भी है, ठीक है। तो यानी कि हमने सारे के सारे पीसीएस को इंक्लूड कर लिया, और ये बैच का नाम है मेगा बैच, और इसमें आपको क्लासेस जो मिलने वाली है वो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। ओरिजिनल जो प्राइस की बात करें, इसमें 40,000 रुपये ओरिजिनल प्राइस है, बट अगर ऑफर प्राइस की बात करो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 9,000 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की खास बात क्या है सर, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसमें ई नोट्स भी हैं, क्रिएट टेस्ट 3 अ डे। दूसरा है यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर और स्टेट स्पेशल, क्योंकि आप जब बात कर रहे थे इसमें एमपी पीसीएस, आरएएस और बाकी अदर बिहार पीसीएस, तो उन सबके अलग अलग स्टेट के भी कुछ करंट होते हैं, तो इस बैच में आपको वो भी मिलने वाला है। दूसरा क्लासरूम पैनल पीडीएफ मिलेगी, अक्स डाउट फीचर्स है, और 1000 जो घंटे की कक्षा कार्यक्रम है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस का कौन सा, प्रीलिम्स बैच। ध्यान दीजिएगा, ये है ओनली प्रीलिम्स बैच, ये मेगा बैच के नाम से है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। ऑफर ओरिजिनल प्राइस तो 30,000 रुपये है, लेकिन आपको ऑफर प्राइस जो है वो कितने में मिलेगी, 5,000 रुपये में ऑफर प्राइस मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चे, इस बैच की विशेषता क्या है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, ई नोट्स होंगे, क्रिएट टेस्ट 3 अ डे, और यूपी पीसीएस के साथ आपके स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर इसमें भी है, क्लासरूम पैनल मिलेगा, अक्स डाउट फीचर, और इसमें 500 प्लस घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। जहाँ की आपके फाउंडेशन बैच की बात करें, क्योंकि मेंस इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे कितने, वहाँ पे आपको 500 घंटे प्लस मिलने वाले हैं फाउंडेशन बैच में, तो फीस में भी तो थोड़ी सी अंतर है। दूसरा बच्चे, एक है यूपी पीसीएस प्री के लिए मंथन बैच, ठीक है। मंथन कोई बैच नहीं है बच्चे, ये है टेस्ट सीरीज। देखो मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुल टोटल 23 टेस्ट हैं, और यहाँ पर क्या इसके फीचर्स की क्या बात है भाई, टेस्ट जो मोड होगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। प्रैक्टिस ऑफ मोर देन 2500 क्वेश्चन होंगे, जब आपके पास ऑलरेडी पहले से जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो, और साथ में इसमें नए प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, और डिटेल इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलने वाला है। इसकी प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस है 8,000 रुपये, लेकिन ऑफर प्राइस की बात करें मात्र 1,000 रुपये। बच्चे जो आखिरी समय है आपको अपने टेस्ट सीरीज में देना चाहिए, और आप 1,000 रुपये में क्या मिलने वाला है। आप बात करें यूपीएससी के किसके टेस्ट सीरीज के बारे में, 23 टेस्ट है टोटल, 1,000 रुपये इसकी फीस है। और एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच उसके लिए है जो अपनी नींव स्टार्टिंग से रखना चाहते हैं, यानी कि जो उनका लक्ष्य है कि 2026-27 में एग्ज़ाम देना, तो उस सब के लिए क्या है बच्चे, एक एनसीईआरटी का हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, वो है 5,000 रुपये, लेकिन आपको अभी केवल 1,100 रुपये में आपको एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच मिल रहा है। बच्चे क्या ही चाहिए इसमें। और मैं आपसे कहूंगा कि जो नए साल जो है नई उम्मीदों के साथ करें नए साल का स्वागत। सो बच्चों, ये सेशन कैसा रहा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि आखिरी दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये रणनीति कारगर सिद्ध होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।